गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में आयन विनिमय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, आयन विनिमय सिद्धांत की स्टडी की थी। तो यहाँ पर आयन विनिमय सिद्धांत को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो संपर्क विनिमय सिद्धांत और दूसरा था कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत, जिसमें हमने जो संपर्क विनिमय सिद्धांत है उसमें देखा था कि कैसे अणु और आयन दोलन गति के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत। ये रूट है और रूट के अंदर भी क्या होगा, श्वसन। जब यहाँ श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया के द्वारा यहाँ क्या छोड़ी जाती है, CO2। श्वसन चाहे एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, सभी में श्वसन के जरिए CO2 ही रिलीज की जाती है। ये CO2 सॉइल है तो सॉइल में वाटर भी होगा। CO2 और वाटर एक दूसरे के साथ मिलकर के वह क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। यह है कार्बोनिक एसिड। यहां कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब इस कार्बोनिक अम्ल का होता है डिसोसिएशन, वियोजन। जब इस कार्बोनिक अम्ल का डिसोसिएशन होगा तो ये कैटायन और एनायन में चेंज हो जाएगा। H प्लस आयन प्लस HCO3 माइनस आयन में इसका डिसोसिएशन हो जाता है। यहां सॉइल के अंदर मिसेल प्रेजेंट है। ये मिशेल ही है, यहां पर ये मिसेल है। अब इससे यहां पर बाउंड अवस्था में मान लिया पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्योंकि समान आयन का विनिमय होगा। नेगेटिव आयन के साथ में विनिमय करेगा और पॉजिटिव आयन के साथ में विनिमय करेगा। तो यहाँ पर जो H प्लस आयन है ये पोटेशियम आयन के साथ में विनिमय करेगा। यहाँ सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, समान आयन लेंगे। तो यहाँ पर ये जो H प्लस आयन है ये तो आ जाएगा यहाँ, और जो ये पोटेशियम आयन है ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम प्लस प्लस HCO3 माइनस आयन यहाँ पर आ जाते हैं और ये H प्लस आयन इधर आ जाएगा। ये पोटेशियम आयन कहाँ एंटर कर जाएगा, रूट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर संपर्क विनिमय सिद्धांत और कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत दोनों ही सिद्धांत एक ही चीज को कह रहे हैं कि सॉइल से, जो सॉइल सॉल्यूशन है, इस सॉइल सॉल्यूशन से सॉइल से रूट की ओर आयंस या एटम्स, क्योंकि यहाँ पर एटम नहीं कह करके हमको आयन कहना ही आवश्यक सही होगा। तो यहाँ पर आयंस का विनिमय होता है। पहली बात, सॉइल से रूट की ओर ही आयन का विनिमय होगा। दूसरा, समान आवेश के साथ ही विनिमय करेगा। ऐसा नहीं है पॉजिटिव आवेश के साथ में विनिमय करेगा और नेगेटिव आवेश के साथ में ही विनिमय करेगा। तो दोनों ही सिद्धांत एक ही बात को दोहराते हैं, एक ही बात को समझाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉनेन सिद्धांत, डॉनेन साम्यावस्था सिद्धांत। इसको डॉनेन ने दिया था और उन्हीं के नाम पर इसका क्या रख दिया, डॉनेन साम्य अवस्था सिद्धांत। डॉनेन साम्यावस्था सिद्धांत डॉनेन ने दिया। इन्होंने यहां पर स्थिर आयंस को लेकर के अपनी परिकल्पना को दिया था। पहली बात तो स्थिर आयंस को लेकर के। दूसरा, जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, वर्णात्मक।
या चयनात्मक पारगम्य। तो यहां पर जो मेम्ब्रेन का वर्णात्मकता का जो गुण है, इस वर्णात्मकता के गुण को ही इन्होंने यहां आधार बनाया था। मेम्ब्रेन के जो वर्णात्मकता का गुण है, सिलेक्टिविटी का जो इसके अंदर गुण है, उसको ही इन्होंने आधार बनाया था। इसी के आधार पर इन्होंने अपना साम्य अवस्था सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया, जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतः या आंतरिक द्विक स्थान, अंतः या आंतरिक द्विक स्थान, इस साइटोप्लाज्म में कुछ नेगेटिव आयंस उपस्थित होते हैं। इन नेगेटिव आयंस को साइटोप्लाज्म में से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में ही आकर के रह जाते हैं। अब जो सॉइल है, सॉइल सॉल्यूशन है, इस सॉइल सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन भी उपस्थित हैं और नेगेटिव आयन भी उपस्थित हैं। जो ये नेगेटिव आयन है जो साइटोप्लाज्म में है, सेकेंडरी द्विक स्थान में है या आंतरिक द्विक स्थान में, ये तो फिक्स हो गए, वही है, सेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। अब कोशिका के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, चाहे सेल हो चाहे कोई भी चीज हो, हर कोई साम्य अवस्था में रहना चाहता है, किसी भी प्रकार के आवेश की स्थिति में नहीं रहना चाहता। तो अब इस यहाँ पर साम्य अवस्था लाने के लिए ये क्या करेंगे कि जो सॉइल होता है, सॉइल सॉल्यूशन होता है, जहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज उपस्थित होते हैं, यहां से ये विसरण विधि द्वारा बाहरी द्विक स्थान में पहुंच जाते हैं। विसरण द्वारा बाहरी द्विक स्थान में पहुंच जाते हैं। अब यहां पर वर्णात्मक पारगम्यता प्रेजेंट है, सेलेक्टिविटी इसके अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर अंदर नेगेटिव आयंस ऑलरेडी ज्यादा हैं, तो ये क्या करेगी, यहां से पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगी, अंदर ले लेगी। और अगर इसको नेगेटिव आयन की आवश्यकता है तो नेगेटिव आयन को भी अंदर ले लेगी। तो यहाँ ये बाहरी द्विक स्थान से आंतरिक द्विक स्थान पर भी साधारण विसरण के द्वारा एंटर कर जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर हम साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म में नेगेटिव आयंस अधिक होते हैं, नेगेटिव आयंस अधिक होते हैं। और सॉइल सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन अधिक होते हैं। तो यहां पर डॉनेल ने बताया कि जब यहां विद्युत आवेश, यहां जो विद्युत आवेश उपस्थित है, विद्युत आवेश एक दूसरे को साधारण विसरण के द्वारा साम्य स्थिति में ला देते हैं, तो यही अवस्था क्या कहलाती है, डॉनेल साम्य अवस्था कहलाती है। विसरण के द्वारा जाएंगे और एक दूसरे को साम्य अवस्था में लेकर के आएंगे, तो यही अवस्था डॉनेल साम्य अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से सेल के अंदर आयंस का अंतर्ग्रहण या आयंस का अपटेक होता है। तो यहाँ पर डॉनेल ने एक चीज और दी थी, एक सूत्र रूप में बताया था कि सेल शेप में, जो सेल शेप है, कोशिका जो रस है, उसमें पॉजिटिव आयंस कम, सॉइल सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन अधिक। ये बराबर किसके होते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन कम और सेल शेप में नेगेटिव आयन अधिक।
ये वो कंडीशन होती है जब डोनेन साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो इस आधार पर डोनेन ने यहाँ आयंस के अपटेक को समझाया था कि कोशिका अपने आप को किस प्रकार से साम्य अवस्था में रखती है, किस प्रकार से साम्य अवस्था में लेकर के आती है। ये अब तक हमने जिनकी भी स्टडी की है, ये सारी की सारी मिनरल अपटेक की या आयंस अपटेक की वो मेथड्स थे जहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही। चाहे बाहरी द्वितीय स्थान है, चाहे आंतरिक द्वितीय स्थान है, दोनों जगह एक विसरण की प्रोसेस के द्वारा आयंस अपटेक हो रहे थे, आयंस अंदर जा रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय खनिज लवण अवशोषण। दूसरा होता है सक्रिय खनिज लवण अवशोषण। सक्रिय खनिज लवण अवशोषण। सक्रिय खनिज लवण अवशोषण है तो यहां पर अपटेक के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी, तभी हम इसको सक्रिय कह रहे हैं। तो यहाँ सक्रिय खनिज लवण अवशोषण में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि यह स्वयं प्रेरित नहीं होता। मतलब स्वयं प्रेरित नहीं है। तो फिर क्या है, यहां तो ऊर्जा देकर के करवाया जा रहा है। जैसे कुछ लोग जैसे निठल्ले बैठे हैं, उनको मनी देकर के कोई कार्य कराया जाए तो वो खुद की इच्छा से नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं, मनी देकर। तो यहाँ एटीपी दी जाती है एज ए मनी, तो उससे ये यहाँ पर प्रोसेस होती है। स्वयं प्रेरित नहीं है, यहाँ कभी भी साम्य अवस्था नहीं आएगी, साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती, स्थापित नहीं होती। साम्य अवस्था स्थापित नहीं है तो जो आयंस हैं, आयंस का वितरण क्या होगा, असमान। वितरण कैसा होता है, असमान। अगर साम्य अवस्था है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बराबर की मात्रा में होंगे। जब साम्य अवस्था ही नहीं है तो यहाँ आयंस का वितरण कैसे होता है, असमान होता है। दूसरा, यहां पर वैद्युत प्रेरण बल, वैद्युत प्रेरण बल कार्य करता है और ये बल किससे उत्पन्न होता है, एटीपी से। तो सक्रिय खनिज लवण अवशोषण में ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्वयं प्रेरित नहीं होती, करवाई जाती है, आवश्यकता होने पर साम्य अवस्था स्थापित नहीं होगी, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस बराबर नहीं होंगे मात्रा में, आयंस का वितरण असमान होगा, पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ आयंस का वितरण असमान होगा। दूसरा, वैद्युत प्रेरण बल कार्य करता है और ये वैद्युत प्रेरण बल एटीपी यूज से उत्पन्न होता है। अब इस खनिज लवण अवशोषण की विधियां कौन कौन सी हैं, किस किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर विभिन्न संकल्पनाओं को दिया गया था, विभिन्न थ्योरीज को दिया गया था कि खनिज लवण जो अवशोषण है वो सक्रिय विधि से किस किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, झिल्ली में उपस्थित पोर्स, छिद्र, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में छिद्र उपस्थित होते हैं और ये छिद्र कैसे होते हैं, जलरागी। हाइड्रोफिलिक। झिल्ली में उपस्थित पोर्स के द्वारा या जलरागी छिद्रों के द्वारा। तो जो मेम्ब्रेन होती है, हमने जब पढ़ा था मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पर पोर्स उपस्थित होते हैं
और ये पोर्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, जल स्नेही होते हैं। इन पोर्स से जो आयंस हैं वो आसानी से इंटर कर जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा कोई खर्च हो रही है ऐसा कुछ समझाया गया नहीं। यहाँ पर ऐसी किसी भी प्रकार की ऊर्जा का जिक्र नहीं हुआ है कि आयंस इन हाइड्रोफिलिक पोर्स से डायरेक्टली कहाँ एंटर कर गए? अंदर। बाहरी द्वितीय स्थान से आंतरिक द्वितीय स्थान में एंटर कर गए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यहाँ पर नहीं समझाया गया। एंड सेकंड, अवरोधक झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन द्वारा अवरोधक झिल्ली में उपस्थित सेतु प्रोटीन संकल्पना, थ्योरीज हैं ये, सेतु प्रोटीन संकल्पना। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अवरोधक जो झिल्ली होती है पहले भी मैंने आपको समझाया था, ये सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन टच होती हैं, लेकिन यहाँ गैप रखना जरूरी है। ये क्या है? बाहरी द्वितीय स्थान, और ये क्या है? आंतरिक द्वितीय स्थान। ये बाहरी और ये आंतरिक। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो तो किसी प्रकार की अवरोधक है ही नहीं। अवरोधक कौन है? मेम्ब्रेन। तो यहां तक आने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सेल वॉल के अंदर तक जाने में प्रॉब्लम कहां होगी? सेल मेम्ब्रेन को पार करने में। तो यहां पर जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के दोनों छोरों तक फैली होती है। मान लिया ये प्रोटीन की मोटाई है, सॉरी मेम्ब्रेन की मोटाई है, क्योंकि मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? लगभग 75 एंग्स्ट्रॉम। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहां से लेकर के यहां तक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का संगठन होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। बाहरी द्वितीय स्थान में जो आयंस उपस्थित हैं वो आयंस आकर के यहां बाउंड हो जाएंगे। यहाँ कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन के साथ में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन एंजाइमों की सहायता से, और एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, वाहक को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये आयंस यहाँ आकर के इस सेतु प्रोटीन से चिपक जाते हैं। दो प्रोसेस होती हैं, एक तो यहाँ से चल करके सीधे ये यहाँ आ जाए, या फिर दूसरी ये पूरी की पूरी इस प्रकार से घूम जाए। जैसे ऐसे लगी हुई है तो ऐसे हो जाए पूरी, तो पूरी की पूरी घूम जाए। तो यहाँ ये मेम्ब्रेन के दोनों छोरों तक फैली होती है, जो यहाँ पर एक सेतु का कार्य करती है, एक चैनल का कार्य करती है। और इस चैनल से जो बाहरी द्वितीय स्थान में उपस्थित क्या होते हैं? आयंस होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? इस अवरोधक झिल्ली को पार करके आंतरिक द्वितीय स्थान में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सक्रिय अवशोषण आयंस का होता है। नेक्स्ट, वाहक संकल्पना। तीसरा जो मत दिया गया था वो दिया गया था वाहक संकल्पना, कैरियर थ्योरी या कैरियर कॉन्सेप्ट। कैरियर
कॉन्सेप्ट। हॉनर्ड ने दिया था इसे। हॉनर्ड ने बताया कि जो यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के वाहक पाए जाते हैं। हॉनर्ड के अनुसार बाहरी द्रव्य स्थान में तो आयंस सॉइल सॉल्यूशन से विसरण विधि के द्वारा पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहरी से अंदर वाले सॉल्यूशन में या साइटोप्लाज्म में पहुंचने के लिए इनको 3 बाधाओं को पार करना पड़ता है। यहाँ 3 अवरोध होते हैं, 3 अवरोध होते हैं, 3 अवरोधों को पार करना पड़ता है। पहला सेल वॉल, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, और तीसरा अंदर जाने के लिए इससे जो कैरियर्स जुड़ते हैं वो, तो इन सबको पार करके यहाँ अंदर इसको जाना होता है। 3 अवरोधों को पार करना होता है। तो इन्होंने इसको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से संकल्पना दी थी। ये आउटसाइड और ये इनसाइड, या कहें सेल इनसाइड। यहां पर कोई वाहक है, अंदर की तरफ कोई यहां वाहक उपस्थित है, बाहर आयंस उपस्थित है। इन आयंस को पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी है। इन आयंस को ले जाने के लिए इस वाहक की आवश्यकता होगी। अब ये वाहक इन आयंस के साथ में कैसे जुड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, यहां पर एटीपी का यूज होता है। एटीपी का यूज होकर के ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट। यहां पर एटीपी यूज करके ये क्या हो गया? एक्टिवेट। ये एक्टिवेट हो जाएगा तो सीधा कहां पहुंचेगा? इधर साइड में। एक्टिवेट होने के साथ में वाहक की संरचना में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो इसकी संरचना होती है वो संरचना कुछ चेंज हो जाती है, और चेंज होने के पीछे रीजन है कि इसको यहां जो आयन है इस आयन को इनगल्फ करना है या इस आयन को पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक वाहक पर केवल एक ही साइड होती है, क्योंकि वाहक के ऊपर कुछ विशेष स्थल होते हैं जिनको हम ग्राही स्थल कहते हैं। एक वाहक पर बहुत सारे ग्राही स्थल हो सकते हैं, और जितने ग्राही स्थल होते हैं उतने ही आयंस को वो अपटेक कर लेगा, अपने अंदर जोड़ लेगा। तो यहाँ पर आकर के इसने आयन को लिया। अब ये आयन इस वाहक को लेकर के कहाँ जाए? ये वाहक इस आयन को लेकर के कहाँ पहुंचेगा? सीधा झिल्ली की तरफ। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उस अंदर बाहर वाली की तरफ से अंदर की तरफ चला गया। तो यहां जाकर के इसने इस ऋणायन को छोड़ दिया, और ऋणायन कहां पहुंच गया? अंदर की तरफ फ्री हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहां एक तो फॉस्फोकाइनेज और दूसरा फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, 2 एंजाइमों की आवश्यकता होगी। यहां फॉस्फोकाइनेज एंजाइम एटीपी को एडीपी में तोड़ता है, और ये यहां जो कैरियर है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट। यहां आयन को जोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये वाहक जब एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट वाहक जो होता है वो आयन को अपने साथ ले जाता है। जब ये इनसाइड पहुंचता है, अंदर की तरफ पहुंचता है, साइटोप्लाज्म की तरफ पहुंचता है, तो यहाँ जो फॉस्फेटेज एंजाइम होता है ये एंजाइम यहाँ से आयन को फ्री करा देता है, और उसके बाद में ये क्या हो जाता है? निष्क्रिय। जो सक्रिय था वो वाहक क्या हो गया? निष्क्रिय।
अब यहाँ ये निष्क्रिय वाहक के रूप में फ्री हो जाता है। तो वाहक संकल्पना सिद्धांत के अनुसार जो ऑनर्ट ने दी थी, यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है और एटीपी के साथ साथ यहाँ पर फॉस्फोकाइनेज एंजाइम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि फॉस्फोकाइनेज एंजाइम ही यहाँ एटीपी को तोड़ेगा और साथ में इसके साथ में जोड़ेगा। जुड़ने के बाद में एक्टिवेट होकर ये आयन को अपने अंदर लेगा और उसके बाद में इधर आकर ये फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से इसको फ्री कर देगा। इससे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।